हिंदुओं को इतिहास से मिटाने के प्रयास सदियों से होते रहे हैं और इसी प्रयास के तहत हमें बताया और पढ़ाया गया कि अंग्रेजों ने सत्ता मुगलों से छीनी थी। दिल्ली छीनकर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया था, लेकिन औरंगजेब के बाद मुगल तो खुद बेहद कमजोर थे। सच्चाई ये है कि अंग्रेजों ने सत्ता मुगलों को हराकर नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के महाबली योद्धा मराठों के वीर राजा को हराकर पाई थी। कौन थे वो महापराक्रमी हिंदू राजा जिन्हें इतिहास से मिटाने की कोशिश हुई, जानेंगे हिंदू बाय हार्ट के इस वीडियो में। उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य के सबसे प्रतापी सेनापति थे मल्हार राव होलकर। 1754 में भरतपुर के जाट राजा सूरजमल से हुए युद्ध में मल्हार राव होलकर के बेटे खांडे राव होलकर मल्हार राव की आंखों के सामने ही वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद मल्हार राव होलकर का निधन हुआ 1766 ईस्वी में और उनके पोते मालेराव सिंहासन पर बैठे, लेकिन चंद महीने बाद ही मालेराव होलकर का भी निधन हो गया। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने जिस कुशलता से मालवा का शासन संभाला वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 13 अगस्त 1795 को देवी अहिल्याबाई होलकर कैलाशवासी हुई और तुकोजीराव होलकर ने सत्ता संभाली। तुकोजीराव होलकर मल्हार राव होलकर के चचेरे भाई के पुत्र थे और मल्हार राव होलकर के सबसे विश्वस्त लोगों में से एक भी थे। हालांकि तुकोजीराव होलकर का कार्यकाल भी लंबा नहीं चला, सिर्फ 2 साल में ही 15 अगस्त 1797 को तुकोजीराव होलकर भी स्वर्ग सिधार गए। तुकोजीराव होलकर के बड़े बेटे काशीराव होलकर गद्दी पर बैठे, लेकिन सत्ता उनसे संभली नहीं और इतिहास के पन्नों में प्रवेश हुआ यशवंत राव होलकर का। तुकोजीराव होलकर के 2 विवाह हुए थे और काशीराव होलकर पहली पत्नी के सबसे बड़े पुत्र थे। गद्दी पर बैठने के बाद काशीराव ने सिंधिया नरेश दौलतराव से नजदीकियां बढ़ाईं। बाकी तीनों भाइयों से काशीराव के संबंध बेहद खराब होते जा रहे थे और इधर 14 सितंबर 1797 की रात में दौलतराव सिंधिया के सेनापति मुजफ्फर खान ने तीनों भाइयों की सेनाओं पर हमला किया। इस लड़ाई में मल्हार राव भाईजी की मौत हुई और बिठोजी और यशवंत राव होलकर घायल हो गए। दोनों ने नागपुर में भोसले शासक के यहाँ शरण ली। इधर महाराष्ट्र में बाजीराव पेशवा द्वितीय और नाना फडणवीस के संबंध खराब हो रहे थे। दौलतराव सिंधिया ने बाजीराव का साथ दिया और नाना फडणवीस को धोखे से बंदी बना लिया गया। दौलतराव सिंधिया की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने नागपुर के भोसले को पत्र लिखा और यशवंत राव को मांगा। रघुजी भोसले विवश थे और उन्होंने यशवंत राव को गिरफ्तार किया और सिंधिया महल की तरफ रवाना कर दिया। हालांकि रास्ते से ही यशवंत राव होलकर चकमा देकर फरार हो गए। यशवंत राव होलकर के कैद होने और फरार होने का समाचार मिला तो होलकर परिवार के पुराने सहयोगी एकजुट होने लगे। चंद दिनों में ही यशवंत राव होलकर के पास बड़ी फौज तैयार हो गई। अब तक वो दौर आ चुका था जब यूरोप से आए फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज भारतीय राजाओं के राज दरबार में सेनाओं को संभालने लगे थे। काशीराव होलकर का सेना नायक भी विदेशी ही था, जिसका नाम था डुड्रेंस। दिसंबर 1798 में यशवंत राव होलकर और डुड्रेंस की पहली टक्कर हुई, जिसमें डुड्रेंस को करारी हार मिली। 6 जनवरी 1799 को यशवंत राव होलकर ने मालवा की सत्ता संभाली। हालांकि डुड्रेंस ने एक बार फिर यशवंत राव होलकर पर हमला किया। हालांकि परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि बाद में डुड्रेंस ने यशवंत राव की अधीनता स्वीकार कर ली। ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की नजरें पूरे भारत पर गड़ी हुई थीं और वो राजाओं को गद्दी से बेदखल करते जा रहे थे। यही वो दौर था जब भारत के 3 ताकतवर घराने पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया और यशवंत राव होलकर आपस में दुश्मनी बढ़ा रहे थे। बाजीराव द्वितीय ने दुश्मनी को और आगे बढ़ाया,
यशवंतराव होलकर के भाई बिठोजी को हाथी के पैर से कुचलवा दिया। यशवंतराव ने गुस्से में सिंधिया के इलाकों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया, जो उस दौरान पेशवा के साथ मिला हुआ था। मंदसौर और सीतामढ़ी को यशवंतराव की सेनाओं ने लूट लिया। 25 जून 1801 को सतवास के पास युद्ध हुआ। सिंधिया के सेनापति मैकेंटायर को यशवंतराव ने गिरफ्तार कर लिया और उसकी सेना की बंदूकें और तोपों पर कब्जा कर लिया। 17 और 18 जून को यशवंतराव और आगे बढ़े। सिंधिया की सेना को काटते हुए उज्जैन पर भी कब्जा कर लिया। दौलतराव सिंधिया बदले की आग में जल रहा था और उसने पूरी ताकत से इंदौर पर हमला कर दिया। 10 दिन तक युद्ध हुआ और सिंधिया को जीत मिली। 14 अक्टूबर 1801 को सिंधिया की सेना इंदौर शहर में पहुंच गई। इंदौर में मारकाट मचाई गई और शहर को लूटा गया। महलों और घरों को आग लगा दी गई। यशवंतराव हार का घूंट पीकर रह गए, लेकिन दोबारा ताकत जुटाई और एक बार फिर इंदौर पहुंचे। वहां उन्हें हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आई। इधर यशवंतराव और काशीराव एकजुट हो गए और सिंधिया ने डर कर समझौते का प्रस्ताव भेज दिया। लेकिन यशवंतराव ने यह प्रस्ताव ये कहते हुए ठुकरा दिया कि होलकर घराने के जिन भी इलाकों पर सिंधिया ने कब्जा किया है, पहले उन्हें छोड़ा जाए, इसके बाद ही संधि पर बात होगी। इसके बाद यशवंतराव ने पहले राजपुताने की तरफ रुख किया, वहां से खजाना जुटाया और फिर दक्षिण की तरफ बढ़े। बारामती में यशवंतराव की सेना का सामना हुआ पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना से। युद्ध हुआ और पेशवा की सेना परास्त हुई। यशवंतराव ने पेशवा को संदेश भिजवाया कि वो सिंधिया से होलकरों को न्याय दिलाएं। हम आपस में लड़कर ताकत कमजोर नहीं करना चाहते, क्योंकि अंग्रेज ताक में बैठे हैं। इधर सिंधिया की सेना भी पुणे की तरफ बढ़ने लगी। 25 अक्टूबर 1802 को हिंदुस्तान में दिवाली मनाई जा रही थी, लेकिन मराठा साम्राज्य के योद्धा आपस में खून की होली खेल रहे थे। एक तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय और दौलतराव सिंधिया के 1.5 लाख सैनिक थे, तो दूसरी तरफ यशवंतराव होलकर के 1,40,000 सैनिकों ने मोर्चा संभाल रखा था। दोनों तरफ से भीषण युद्ध शुरू हुआ। इसी बीच यशवंतराव होलकर सिंधिया की तोपों के पीछे पहुंच गए और उसके तोपचियों का सिर कलम कर दिया। युद्ध में बाजी पलट गई। तोपों का मुंह मोड़ दिया गया। पेशवा और सिंधिया की सेना को नेस्त नाबूद कर दिया गया। यशवंतराव होलकर विजयी हुए और पुणे में प्रवेश किया। 30 अक्टूबर 1802 को पेशवा रायगढ़ पहुंचे और अंग्रेजों से मदद मांगी। 1 दिसंबर 1802 को पेशवा बेसिन पहुंचे और भारत का भाग्य बदलने वाली संधि पर अंग्रेजों के साथ हस्ताक्षर कर दिए। इस संधि के बाद यशवंतराव ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया। सबसे पहले यशवंतराव ने अंग्रेजों के साथी हैदराबाद के निजाम पर हमला किया और 11 लाख रुपए वसूल किए। जवाब में अंग्रेजों ने बंबई और मद्रास की सेनाओं को यशवंतराव से युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया। 20 अप्रैल 1803 को पुणे पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 13 मई 1803 को बाजीराव पेशवा द्वितीय फिर से पुणे की गद्दी पर आसीन हो गए। अंग्रेज जनरल वेल्जली ने होलकर को पत्र लिखा और ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करने की कोशिश की। हालांकि होलकर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और मालवा पहुंच गए। 16 सितंबर 1803 को दिल्ली अंग्रेजों के अधीन चली गई और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 12 लाख रुपए पेंशन पाकर अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली। आगरा, मथुरा, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर के राजाओं से भी अंग्रेजों ने संधि कर ली, लेकिन दौलतराव सिंधिया अंग्रेजों का मुकाबला करता रहा। इधर यशवंतराव होलकर ने नागपुर, जोधपुर और देश के बाकी शक्तिशाली राजाओं को संदेश भेजा और कहा कि देश और धर्म की खातिर एकजुट होना ही होगा। लेकिन मछेरी के राजा ने गद्दारी की
और होलकर का पत्र ही अंग्रेजों तक पहुंचा दिया। अंग्रेजों को पता लग गया कि होलकर युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है और अंग्रेजों ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। अंग्रेजों ने अपनी चाल चली और दौलतराव सिंधिया को बरगलाया कि यशवंतराव होलकर से जो भी इलाके जीते जाएंगे वो मराठाओं में ही बांट दिए जाएंगे। नतीजा ये रहा कि गायकवाड़ और सिंधिया अंग्रेजों के सहयोगी बन गए। जून जुलाई 1804 में अंग्रेजों और यशवंतराव होलकर की सेनाओं की सीधी टक्कर हुई। गरोठ के करीब ये युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों को बुरी तरह हार मिली। 8 जुलाई को चंबल नदी के तट पर होलकर ने अंग्रेजों पर फिर हमला किया। भानपुरा के करीब ये युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज सेना नायक किसी तरह जान बचाकर भाग पाया। इस युद्ध की स्मृति में भानपुर का नाम संग्राम घाट रख दिया गया। इसके बाद मथुरा में अंग्रेज सेना और यशवंतराव होलकर की सेनाओं का आमना सामना हुआ। इस युद्ध में भी यशवंतराव को जीत मिली। अंग्रेज फिर से हार गए। इसके बाद आगरा में लॉर्ड लेक की अंग्रेज सेना से यशवंतराव की सेना का मुकाबला हुआ और इस युद्ध में भी यशवंतराव होलकर की सेनाएं विजयी रहीं। इधर होलकर ने अपनी आधी सेना को दिल्ली की तरफ रवाना किया और दिल्ली के चारों तरफ घेरा डाल दिया। डींग के बाहर एक बार फिर अंग्रेज सेनाओं का होलकर और जाटों की संयुक्त सेना से सामना हुआ जिसमें अंग्रेजों का जनरल फ्रेजर मारा गया और अंग्रेज भाग खड़े हुए। हालांकि अंग्रेज सेना फिर एकजुट हुई और डींग के किले पर गोलाबारी शुरू कर दी, लेकिन गोलाबारी के बीच से अंग्रेजों को काटते हुए होलकर और रणजीत सिंह जाट की सेनाएं भरतपुर किले पहुंच गईं। 3 जनवरी 1805 को लॉर्ड लेक ने भरतपुर किले पर हमला किया, लेकिन भरतपुर का मैदान अंग्रेजों की लाशों से पट गया। हजारों अंग्रेज सैनिकों को खत्म कर दिया गया और कर्नल जेटलैंड भी मारा गया। 1 महीने तक अंग्रेज घेरा डाले पड़े रहे, लेकिन लगातार हारते रहे। रोजाना मल्हार राव होलकर उनके सैकड़ों सैनिकों की बलि रणचंडी को चढ़ाते रहे। 12 फरवरी 1805 को गुजरात से अंग्रेज मेजर जॉन्स के नेतृत्व में नई टुकड़ी भरतपुर पहुंची। एक बार फिर अंग्रेजों ने किले में घुसने की कोशिश की, लेकिन जाट और मराठा सेनाओं ने अंग्रेजों को ढेर कर दिया। 21 फरवरी को अंग्रेजों ने फिर कोशिश की, लेकिन मराठा और जाट राजाओं ने अंग्रेजों को नेस्तनाबूद कर दिया। 6 जनवरी से 21 फरवरी के बीच 4 बार अंग्रेजों ने हमला किया, लेकिन सभी आक्रमण बुरी तरह विफल रहे। इससे पहले कोटा में यशवंतराव होलकर की सेनाओं ने मानसन की सेना की भी बुरी दुर्गति की थी। अब अंग्रेजों ने कूटनीति से काम लिया। यशवंतराव होलकर के सभी साथियों को बरगलाया। एक एक कर उनके सभी साथी, राजा और विश्वस्त सरदार यशवंतराव होलकर से अलग होते चले गए। हालांकि यशवंतराव होलकर लगातार लड़ते रहे और अंग्रेजों को मौत के घाट उतारते रहे। होलकर बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। देश का कोई राजा उनका साथ देने को तैयार नहीं था। फिर भी वो अंग्रेजों का काल बने हुए थे। इस बीच अंग्रेजों ने संधि का प्रस्ताव भेजा और 24 दिसंबर 1805 को राजपुर घाट नाम के स्थान पर अंग्रेजों और यशवंतराव होलकर के बीच संधि हुई। अंग्रेजों ने होलकर को स्वतंत्र महाराज माना और उनके सभी इलाके खाली कर दिए। संधि के बावजूद होलकर अंग्रेजों को देश से निकालने के काम में जुटे रहे और कोशिशें जारी रखीं। ताप्ती और गोदावरी के दक्षिण का भाग संधि के तहत होलकर को दिया गया। जयपुर, उदयपुर और कोटा के राजाओं पर भी होलकर को अधिकार मिला। अंग्रेजों ने इन सभी इलाकों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। अपने पूरे जीवन में यशवंतराव होलकर संघर्ष करते रहे। हिंदू मान सम्मान और देश के मान सम्मान के लिए लड़ते रहे। 28 अक्टूबर 1811 को महाराजाधिराज, हिंदू हृदय सम्राट, भीष्म पराक्रमी राजराजेश्वर ने देवोत्थान एकादशी के दिन दुनिया से विदाई ली। उनके विदाई के बाद घरों में दिवाली नहीं मनाई गई।
दीप नहीं जलाए गए। देवोत्थान एकादशी के बीच लोगों को लगा कि उनके देव सो गए हैं। रेवा नदी के तट पर यशवंतराव होलकर का अंतिम संस्कार किया गया। यशवंतराव होलकर की मृत्यु पर अंग्रेजों ने खुशियां मनाई और हिंदुओं ने, देशवासियों ने शोक मनाया।